ये कहानी है 31 साल की डॉक्टर मौमिता देवनाथ की। मौमिता पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित मशहूर आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी। मौमिता के सपने बहुत बड़े थे और वही उनके पिता ने काफी मेहनत और संघर्ष करके अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाया था। वो उसे एक बेहतरीन डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे और मौमिता भी अपने इस पेशे को लेकर बेहद जुनूनी थी। मौमिता उन डॉक्टर्स में से एक थी जो मरीजों की जान बचाने के लिए 24 से 36 घंटे तक लगातार काम करती थी। अपना खाना, अपनी नींद, अपनी थकावट सब कुछ भूलकर वो बस अपने वार्ड्स और अपने मरीजों में बिजी रहती थी। 8 अगस्त 2024 मौमिता का शेड्यूल हमेशा की तरह बेहद बिजी था। वो एक के बाद एक मरीजों को अटेंड कर रही थी। उस दिन मौमिता अपनी 36 घंटे की एक बेहद थका देने वाली ऑन कॉल ड्यूटी पर थी। बिना ठीक से सोए, बिना ठीक से आराम किए लगातार मौमिता अपना काम कर रही थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। मौमिता ने अपने दिन भर के काम और मरीजों की भागदौड़ के बीच से थोड़ा सा वक्त निकाला और अपनी मां को फोन किया। ये मौमिता का रोज का रूटीन था। चाहे वो कितनी भी थकी हो, चाहे काम का कितना भी दबाव हो, रात को अपनी मां को फोन करके ये जरूर बताती थी कि उसने क्या खाया और उसका दिन कैसा रहा। फोन पर मौमिता ने अपनी मां से कहा कि वो बस अपने मरीजों का एक आखिरी राउंड लेने जा रही है और उसके बाद वो अपने बाकी साथियों के साथ रात का खाना खाएंगी। मां ने अपनी बेटी को अपना ख्याल रखने को कहा और फोन रख दिया। रात के करीब 2 बज चुके थे। मरीजों का अपना आखिरी राउंड खत्म करने के बाद मौमिता आखिरकार खाना खाने के लिए बैठी। उसके साथ उसके 4 और साथी भी मौजूद थे, जिनमें 2 जूनियर डॉक्टर ट्रेनी, एक नर्सिंग स्टाफ और एक इंटर्न शामिल थे। सभी एक दूसरे के साथ बात करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मौमिता की आंखों में थकान साफ देखी जा सकती थी। मौमिता ने सोचा था थोड़ी देर के लिए वो आराम करेगी ताकि उसके बाद वो अपने मरीजों की ट्रीटमेंट कर सके। रात के करीब 3 बज चुके थे। मौमिता के बाकी साथी अपने अपने वार्ड्स और अपनी अपनी ड्यूटी की तरफ लौट गए। मौमिता अकेली रह गई। इतने बड़े अस्पताल में महिला डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए कोई सुरक्षित, साफ और अलग ऑन कॉल रेस्टिंग रूम नहीं था। कोई डेडिकेटेड रूम ना होने की वजह से मौमिता ने आराम करने के लिए उसी चेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मौजूद एक सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। हॉल के अंदर जमीन पर एक नीले रंग का गद्दा पड़ा हुआ था। 36 घंटे की ड्यूटी से चूर मौमिता बिना कुछ सोचे समझे उसी नीले गद्दे पर लेट गई। उसकी आंखें तुरंत बंद हो गईं और वो एक गहरी नींद में चली गई। वो पूरी तरह से निश्चिंत थी क्योंकि वो अपने अस्पताल में थी, अपने लोगों के बीच थी। लेकिन जो अगला पल था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 9 अगस्त 2024 इस दिन की सुबह आरजी-कर अस्पताल में मॉर्निंग शिफ्ट के डॉक्टर्स आने लगे थे। सब कुछ नॉर्मल रूटीन की तरह चल रही थी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। एक जूनियर डॉक्टर मौमिता को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल की तरफ गया, लेकिन यह सोचकर दरवाजे से ही वापस लौट आया कि शायद मौमिता अपनी 36 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद अभी भी सो रही होंगी। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब सुबह के 9:30 बजे के करीब एक और ट्रेनी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस सेमिनार हॉल के फर्श पर पड़े उस नीले रंग के गद्दे पर मौमिता की बेजान लाश पड़ी थी। उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। मौमिता का चश्मा टूटा हुआ उसके चेहरे के पास ही बिखरा पड़ा था और उस चश्मे के कांच के टुकड़े उसकी आंखों में बुरी तरह ढस गए थे, जिनसे अब भी खून निकल रहा था। गर्दन, चेहरे, पेट और पैरों पर गहरे खरोंच के निशान थे। उसके पैर करीब 90 डिग्री के एक खौफनाक एंगल पर मुड़े हुए थे। इसे देखकर वहां मौजूद मजबूत दिल वाले डॉक्टर्स की भी रूह कांप उठी। लेकिन इस केस की सबसे खौफनाक बात वो नहीं थी जो उस सेमिनार हॉल के अंदर हुई थी। सबसे खौफनाक बात वो थी जो अब अस्पताल प्रशासन करने जा रहा था। सुबह के 11 बज चुके थे। मौमिता की लाश मिले हुए 1.5 घंटा बीत चुका था। मौमिता के घर की फोन की घंटी बजती है। फोन के दूसरी तरफ आरजी-कर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे। उन्होंने मौमिता के माता पिता से सिर्फ इतना कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। एक माता पिता के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उन्होंने घबराहट में वापस कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ठीक 15 मिनट बाद सुबह 11:15 पर उनके पास फिर से एक कॉल आता है और इस बार अस्पताल प्रशासन ने जो कहा उसने उस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। फोन पर कहा गया कि आपकी बेटी ने सेमिनार हॉल में खुदकुशी कर ली है। जरा सोचिए, जिस लाश को देखकर कोई भी आम इंसान पहली नजर में बता सकता था कि उसके साथ कितनी खौफनाक दरिंदगी हुई है, उसे अस्पताल का प्रशासन और वहां के लोग सुसाइड साबित करने में लगे थे। जब मौमिता के माता पिता बदहवास हालत में रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ बेहद ही खराब सलूक हुआ। उन्हें अपनी ही बच्ची की लाश देखने के लिए उस सेमिनार हॉल के बाहर पूरे 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने मौमिता का डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर ही जारी कर दिया था।
लेकिन पास के टाला पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ की ऑफिशियल रिपोर्ट दोपहर 2:55 पर जाकर दर्ज की गई। इतने घंटों तक क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? पुलिस और प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा था? जब जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा फूटने लगा और अस्पताल में हंगामा बढ़ने लगा, तब पुलिस दबाव में आई और इन्वेस्टिगेशन तेज की गई। सबसे पहले पुलिस ने उस लंबे कॉरिडोर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सेमिनार हॉल का दरवाजा उन दोनों कैमरों के विजन से बाहर एक ब्लाइंड स्पॉट में था। फिर भी पुलिस ने फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया। फुटेज में दिखा कि सुबह के करीब 4 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा है। उसके गले में एक ब्लूटूथ नेकबैंड साफ लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके ठीक 47 मिनट बाद, यानी करीब 4:47 पर वो शख्स उसी कॉरिडोर से वापस लौटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पुलिस की तेज नजरों ने एक चीज पकड़ ली। जब वो शख्स वापस लौट रहा था, तब उसके गले में वो ब्लूटूथ नेकबैंड नहीं था। पुलिस की एक टीम ने तुरंत क्राइम सीन की दोबारा तलाशी ली और मौमिता की लाश के पास से ही वो टूटा हुआ ब्लूटूथ नेकबैंड बरामद कर लिया। पुलिस ने तुरंत ही सभी के फोन जब्त कर ली और उसके बाद जैसे ही पुलिस ने उस नेकबैंड को अलग अलग फोन से कनेक्ट करके चेक किया, तो वो नेकबैंड एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हुआ। पुलिस ने बिना देरी किए अगले ही दिन 10 अगस्त को उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स का नाम था संजय रॉय। जब संजय रॉय की कुंडली खंगाली गई, तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। संजय रॉय ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई वार्ड बॉय और ना ही कोई मरीज। वो कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर था, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ पुलिस की छोटी मोटी मदद के लिए रखा गया था। लेकिन वो आस पड़ोस और लोगों को कहता था कि वो पुलिस वाला है, बल्कि वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाकर पूरे रुतबे से घूमता था। उसका अस्पताल के हर वार्ड में बेरोक-टोक आना जाना लगा रहता था। कोई भी उससे कभी कोई सवाल नहीं करता था, बल्कि वो पैसे लेकर लोगों को अस्पताल में बेड्स दिलवाता था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि संजय रॉय का बैकग्राउंड बेहद दागी था। उसकी 4 शादियां हो चुकी थीं, जिनमें से 3 पत्नियां उसकी मारपीट से तंग आकर उसे छोड़ चुकी थीं। पड़ोसियों के मुताबिक वो पोर्न फिल्मों का आदी था और एक बेहद हिंसक किस्म का इंसान था, बल्कि वो अपने एरिया में काफी बदनाम था। 8 अगस्त की रात वो शराब के नशे में धुत होकर पहले तो अपने एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। वहां से लौटकर वो रात के 3:30 बजे अस्पताल के अंदर घुसा और 4 बजे उस सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ, जहां मौमिता गहरी नींद में सो रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में संजय ने बहुत ही आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस से ये तक कह दिया कि हाँ, मैंने ये सब किया है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कातिल को पकड़ने पर अपनी पीठ थपथपा ली और केस को लगभग सुलझा हुआ मान लिया। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश का मेडिकल स्टाफ और आरजीकर के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। किसी को भी कोलकाता पुलिस की इस सिंगल किलर थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा था। संदेह की सबसे बड़ी वजह थी मौमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक मौमिता की कॉलर बोन टूट गई थी और उनका गला इतनी जोर से दबाया गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। सवाल यह था कि क्या शराब के नशे में धुत एक अकेला आदमी एक 31 साल की मजबूत महिला डॉक्टर को इस तरह से काबू कर सकता है कि उसकी एक चीख तक उस सन्नाटे वाले कॉरिडोर में किसी को सुनाई ना दे। उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल गई। ये दावा किया जाने लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौमिता के शरीर में 150 ग्राम सीमन मिला है, जो मेडिकली एक इंसान का हो ही नहीं सकता। लोगों ने इसे गैंगरेप का पक्का सबूत मान लिया। लेकिन एक सच्ची इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में फैक्ट्स का होना सबसे जरूरी है। जब इस दावे की पड़ताल की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरअसल WT 151 ग्राम लिखा था। मेडिकल टर्म्स में ये किसी सीमन का वॉल्यूम नहीं, बल्कि उस इंटरनल ऑर्गन का वजन था जिसे फोरेंसिक जांच और DNA टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व किया गया था। भले ही वो 150 ग्राम सीमन की खबर एक अफवाह थी, लेकिन जो कड़वा सच बाहर आ रहा था वो उस अफवाह से भी ज्यादा डरावना था। संजय रॉय का बेखौफ होकर जुर्म कबूल करना, क्राइम सीन का खुला छोड़ दिया जाना, अस्पताल प्रशासन का माता पिता से सुसाइड का झूठ बोलना और पुलिस का इतनी जल्दी केस क्लोज करने की कोशिश करना, ये सब ये बता रहा था कि संजय रॉय तो सिर्फ एक मोहरा है। लोगों का कहना था कि एक बलि का बकरा जिसे असली और ताकतवर मुजरिमों को बचाने के लिए आगे कर दिया गया है। यही नहीं, बल्कि अचानक सेमिनार रूम के पास एक रूम में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जबकि पुलिस वहां मौजूद थी। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका। इस कंस्ट्रक्शन के काम से सेमिनार रूम में पड़े एविडेंस मिट सकते थे। सोशल मीडिया पर अस्पताल के अंदर कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखकर सब भड़क गए थे। जूनियर डॉक्टर्स और आम जनता का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। न्यूज चैनल पर दिन रात इसी केस को लेकर डिबेट हो रहे थे।
हर कोई जानना चाहता था कि उस रात सेमिनार हॉल में संजय रॉय के अलावा और कौन था। 14 अगस्त 2024 पूरे देश में आजादी के जश्न की तैयारियां चल रही थी। आरजी कर अस्पताल के बाहर हजारों की तादाद में आम जनता और जूनियर डॉक्टर्स रिक्लेम द नाइट के बैनर तले शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी साथी डॉक्टर मौमिता के लिए इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन तभी रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर 500 से 1000 गुंडों की एक हिंसक भीड़ अस्पताल के गेट पर आ धमकती है। उनके हाथों में लाठियां, पत्थर और लोहे की रॉड थी। वो भीड़ कोई आम प्रदर्शनकारियों की भीड़ नहीं थी। वो एक सोची समझी साजिश के तहत भेजे गए अपराधी थे। देखते ही देखते उस भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और अस्पताल के अंदर घुस गए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की, दवाइयां फेंक दी और सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। उनका सीधा निशाना वो सेमिनार हॉल और चेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी जहां मौमिता का कत्ल हुआ था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, सेमिनार हॉल और उसके आसपास मौजूद क्राइम सीन को पूरी तरह से तबाह कर देना, ताकि मौमिता के कत्ल का कोई भी सबूत उस सिंडिकेट के असली आकाओं तक न पहुंच सके। पुलिस भी उस भीड़ को देखकर वहां से भाग गई, लेकिन ये गुंडागर्दी और पुलिस की ये मिलीभगत उनके ही गले की हड्डी बन गई। कोलकाता पुलिस की इस खौफनाक लापरवाही और सबूतों को मिटाने की इस खुली साजिश को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बेहद सख्त कदम उठाया। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य की पुलिस की जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस पूरे केस की फाइल कोलकाता पुलिस के हाथों से छीनकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी। और जैसे ही सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की फाइल पर ही तो पता चला कि यह सिर्फ एक रेप और मर्डर का मामला नहीं था। ये करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और इंसानी जिस्मों के खौफनाक कारोबार का मामला था, जिसका सरगना कोई और नहीं बल्कि उसी अस्पताल का प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष था। संदीप घोष कोई मामूली डॉक्टर नहीं था, वो इस अस्पताल का माफिया किंग था। जांच में पता चला कि साल 2021 में जब से संदीप घोष ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल की कुर्सी संभाली थी, तब से उसने पूरे अस्पताल को अपनी एक प्राइवेट जागीर बना लिया था। अस्पताल के अंदर उसका अपना खौफ का राज चलता था। जो भी डॉक्टर, छात्र या कर्मचारी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे या तो फेल कर दिया जाता या फिर डरा धमकाकर हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता था। सीबीआई और ईडी की जांच ने संदीप घोष के इस भ्रष्ट सिंडिकेट की एक एक परत उधेड़ कर रख दी। सरकारी नियम कहता है कि 1 लाख रुपए से ऊपर के किसी भी काम का टेंडर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी की निगरानी में पास होना चाहिए। लेकिन इस माफिया प्रिंसिपल ने क्या किया? उसने हर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत जानबूझकर 1 लाख रुपए से कुछ रुपए कम रखी, ताकि सरकार और पीडब्ल्यूडी का कोई दखल ही ना रहे। और ये सारे टेंडर किसे दिए गए? उसके अपने खास गुर्गों को, जिनमें बिप्लब सिन्हा और हाजरा मेडिकल के मालिक सुमन हाजरा जैसे लोग शामिल थे। हद तो तब हो गई जब अस्पताल के अंदर कैफे चलाने का एक बेहद मोटा कॉन्ट्रैक्ट संदीप घोष ने अपने ही पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी को दे दिया। सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने एक ऐसा पर्दाफाश किया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष का सिंडिकेट अस्पताल से निकलने वाले खतरनाक और जानलेवा बायोमेडिकल वेस्ट को गैर कानूनी तरीके से रिसाइकल करके ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। इस्तेमाल की गई सिरिंज और खून से सने ग्लव्स को दोबारा खुले बाजार में बेचा जा रहा था, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में डाली जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज अस्पताल के मुर्दाघर में छिपा था। सीबीआई की चार्जशीट में एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि साल 2021 के बाद से हर साल लगभग 60 लावारिस लाशें आरजी कर अस्पताल के रिकॉर्ड से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। ये वो लाशें थीं जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया जाता था। आखिर ये लाशें कहां जा रही थीं? आरोप है कि इन लावारिस लाशों के कीमती अंग निकालकर एक बहुत बड़े ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी अंगों की तस्करी के रैकेट को बेचे जा रहे थे। एक तरफ करोड़ों का ये खौफनाक सिंडिकेट जो इंसानी अंगों का व्यापार कर रहा था, और दूसरी तरफ एक बेहद ईमानदार और जुनूनी डॉक्टर मौमिता, जो मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात उसी अस्पताल के वार्ड्स में मौजूद रहती थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने वाली मौमिता की नजरों से इस अस्पताल का कौन सा राज छुप सकता था? क्या मौमिता को इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट के काले खेल की भनक लग गई थी? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो संदीप घोष और उसके सिंडिकेट के लिए खतरा बन गया था? क्या मौमिता ने इस काले सच का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी? यही वो सवाल था जिसने संजय रॉय की सिंगल किलर थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। ये शक गहराने लगा कि संजय रॉय उस रात सेमिनार हॉल में सिर्फ अपनी हवस मिटाने नहीं गया था, बल्कि उसे एक सुपारी किलर या एक मोहरे के तौर पर भेजा जा सकता है,
ताकि उस इंसान को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए जो करोड़ों के इस काले कारोबार का सच बाहर ला सकता था। इन खुलासों के बाद जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 2 सितंबर 2024 आखिरकार सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद मौमिता के कत्ल के सबूत मिटाने, एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में टाला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश ने राहत की सांस ली। मौमिता के माता पिता को लगा कि शायद अब उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। उन्हें लगा कि अब वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो उस रात सेमिनार हॉल में या उसके बाहर इस साजिश का हिस्सा थे। दिसंबर 2024 सियालदह कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और तभी एक ऐसा कानूनी ब्लंडर हुआ जिसने पूरे देश को हताश कर दिया। कोर्ट ने सबूत मिटाने और केस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार हुए डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल को जमानत दे दी। और इस जमानत की वजह क्या थी? वजह यह थी कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस पर्टिकुलर एविडेंस टेम्परिंग केस में 90 दिन की कानूनी समय सीमा के अंदर अपनी चार्जशीट फाइल करने में पूरी तरह से फेल हो गई थी। 90 दिन, 3 महीने का वक्त मिलने के बावजूद सीबीआई चार्जशीट पेश नहीं कर पाई और इसका फायदा उठाकर वो लोग जिन्हें मौमिता के केस का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जा रहा था, उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि संदीप घोष जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसे बेल नहीं मिलने दी। लेकिन मौमिता के माता पिता के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। महीनों की लंबी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और सड़कों पर चले अनगिनत प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार तारीख आई। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी एआई की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है। ये ऑफर सिर्फ पहले 100 यूजर्स के लिए, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। 18 जनवरी 2025 सियालदह कोर्ट में इस खौफनाक मामले की सुनवाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। एडिशनल सेशंस जज अनिर्बान दास ने अपना फैसला सुनाया और मुख्य आरोपी संजय रॉय को रेप और मर्डर का दोषी करार दिया। 2 दिन बाद 20 जनवरी 2025 को सजा का ऐलान किया गया। अदालत ने संजय रॉय को उसके आखिरी सांस तक कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना और पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन यह फैसला सुनते ही पूरा देश भड़क उठा। एक ऐसा दरिंदा जिसने एक बेगुनाह डॉक्टर के साथ इतनी क्रूरता की, उसे सिर्फ उम्र कैद क्यों? जज साहब ने अपने फैसले में कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। सीबीआई जो इस केस की जांच कर रही थी, इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उन्होंने तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से फांसी की मांग करते हुए अपील दायर की। फरवरी 2025 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन सीबीआई की अपील को मंजूर कर लिया। लेकिन पीड़ित के माता पिता की लड़ाई सिर्फ संजय रॉय की उम्र कैद या फांसी पर खत्म होने वाली नहीं थी। वो जानते थे कि संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा था। उस रात सेमिनार हॉल में जो कुछ भी हुआ, उसमें और भी लोग शामिल थे। इसलिए माता पिता ने लार्जर कॉन्स्पिरेसी यानी बड़ी साजिश की दोबारा जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन डाली। ये केस इतना ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव हो चुका था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक के बाद एक कई जजों ने इस केस को सुनने से ही मना कर दिया। एक बेटी के माता पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और जज इस केस से किनारा कर रहे थे। अंत में जाकर चीफ जस्टिस ने एक स्पेशल बेंच बनाई जिसे इस पूरे सिंडिकेट और साजिश की जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन जनता के बढ़ते गुस्से को देखकर बंगाल की सत्ता में बैठी ममता बनर्जी की सरकार घबरा चुकी थी। अपनी गिरती हुई राजनीतिक छवि को बचाने के लिए उन्होंने सितंबर 2024 में विधानसभा में आनन फानन में एक बिल पास कर दिया जिसका नाम था अपराजिता बिल। इस बिल में यह दावा किया गया कि रेप के मामलों में 21 दिन में पुलिस जांच पूरी होगी और 30 दिन में ट्रायल खत्म करके मुजरिम को सीधा फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन कानूनी जानकारों और पूर्व जजों ने इसे सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन यानी बिना सोचे समझे लिया गया एक दिखावटी कदम बताया। मई 2026 आ चुका था और यह बिल आज तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए अटका पड़ा था। जनता समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आरजीकर अस्पताल की उस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आ चुके थे और जब चुनाव के नतीजे आए
तो पूरे देश की राजनीति बदल गई। लगातार 15 सालों से सत्ता पर राज कर रही ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 294 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई। लेकिन इस चुनाव की सबसे भावुक, सबसे शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर उभर कर आई पानीहाटी विधानसभा सीट से। इस सीट से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रही थी वो कोई आम राजनेता नहीं थी। वो थी रत्ना देवनाथ, उसी पीड़ित डॉक्टर की मां, जिस मां ने अपनी बच्ची की खून से लथपथ लाश देखी थी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के उम्मीदवार को पूरे 28,000 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। अपनी जीत के बाद उस मां ने खुलेआम मन से दहाड़ते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुजरिमों की सरगना है और जब तक वो और उनके भ्रष्ट अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, मेरी बेटी के असली कातिलों का नाम बाहर नहीं आएगा। 9 मई 2026 कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बंगाल के इतिहास में यह पहली बार था जब बीजेपी की सरकार बनी थी। सत्ता में आते ही सुवेंदु अधिकारी ने वो कदम उठाया जिसका इंतजार बंगाल की जनता पिछले 2 सालों से कर रही थी। शपथ लेने के मात्र 6 दिन बाद 15 मई 2026 को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बहुत बड़ा ऐलान किया। आरजी कर केस की शुरुआत में सबूतों से छेड़छाड़ करने, एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और पीड़ित परिवार को मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत यानी हश मणि देने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसीपी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता और डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। नई सरकार ने साफ कर दिया कि वो इन भ्रष्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने इस पूरे आरजी कर सिंडिकेट और इसके पीछे छुपे बड़े राजनेताओं को बेनकाब करने के लिए एक आजाद जुडिशियल कमीशन बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए। अब देखना होगा कि क्या इस केस का असली क्रिमिनल पकड़ा जाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस केस से जुड़े असली मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।